हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लेसेंटा के फंक्शंस। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, तो अब अपन फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो प्लेसेंटा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो डेवलपिंग जो है और मदर टिश्यू के बीच में एक कनेक्शन डेवलप कर रहा है, एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। तो इसके जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड आपसे कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। द फर्स्ट वन फंक्शन वी आर टेकिंग, पहला फंक्शन ले रहे हैं। देखिए, ये मदर टिश्यू से या मदर बॉडी से एम्ब्रियो को कुछ सब्सटेंसेज जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनका ट्रांसफर करता है। तो मदर बॉडी टू एम्ब्रियो ये ट्रांसफर करेगा या इसके थ्रू ट्रांसफर होगा क्या? हॉर्मोन्स, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये मदर बॉडी टू एम्ब्रियो। दूसरा, एम्ब्रियो टू मदर बॉडी ये क्या ट्रांसफर करेगा? CO2। ठीक है, ध्यान में रखें। एक्सक्रीटरी या वेस्ट सब्सटेंसेज, जिनको एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, ठीक है, जो डेवलपिंग फिटस या एम्ब्रियो के अंदर CO2 बन रही है वो, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज हैं वो किसको? मदर बॉडी को ट्रांसफर करेगा। कौन? प्लेसेंटा। इज दिस क्लियर? तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है ये कि एक अल्ट्रा फिल्टर के रूप में काम करता है, फिल्टर के रूप में, यानी कि हर किसी सब्सटेंस को जाने से रोकता है। मोस्टली लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको जाने को रोकता है। कहां से? मदर बॉडी टू एम्ब्रियो के अंदर जाने से रोकता है। तो इट इज वर्किंग एज ए अल्ट्रा फिल्टर ऑल्सो। वर्क्स एज अल्ट्रा फिल्टर। ठीक है, इन विच, अब आपके ध्यान में रहना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन बनता है कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जिनको जाने नहीं देगा मदर बॉडी टू किधर? एम्ब्रियो की ओर। तो उसमें आपको एक तो ये ध्यान में रहना चाहिए बेटा, जो ब्लड कार्पसल्स हैं, ब्लड कार्पसल्स को नहीं जाने देगा एक तो। ठीक है ना, एक एंटीबॉडी है IgM, अंडरलाइन करके ध्यान में रखना, IgM, उसको भी ये नहीं जाने देगा। ठीक है ना, किधर? मदर टिश्यू से किधर की ओर? एम्ब्रियो की ओर। लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान में रखना कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन कौन पास हो सकते हैं, इनको तो नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो सब्सटेंसेज जो पास हो सकते हैं वो कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैन पास द प्लेसेंटा। ठीक है ना, और वहां से इसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ये फिल्टर होकर के चला जाएगा आगे की ओर। ठीक है, सिफिलिस बैक्टीरिया, HIV, HBV। ठीक है ना, अब ये ध्यान में रखें कि अगर मदर जो है उससे HIV पॉजिटिव है तो इससे कहां पे जो फिटस है या डेवलपिंग बेबी है उसको क्या हो सकता है? HIV जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें। IgG एंटीबॉडी जो है वो भी इसको पास कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा टेरेटोजेंस। अब ये टेरेटोजेंस क्या होते हैं बेटा? टेरेटोजेंस आर द पर्टिकुलर फैक्टर्स विच कॉज द डिफेक्ट इन द डेवलपिंग बेबी, यानी कि विकृति पैदा करते हैं, डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। जैसे PB का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना, निकोटीन, इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको किसी भी प्रकार का स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो निकोटीन, एल्कोहल को भी अपनी इसी कैटेगरी के अंदर लेते हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक जो होते हैं
बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं लेने चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल को। ये पास कर सकते हैं किसको, दे कैन पास द प्लेसेंटा, ठीक है, उनको ये स्टॉप नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। नेक्स्ट, अगला जो इसका फंक्शन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी ये काम करती है। इट वर्क्स एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परमानेंटली तो ये उपस्थित है ही नहीं, ये तो कब बनेगी प्लेसेंटा, तो जब कोई भी फीमेल क्या हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, तभी तो बनेगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नंबर 4, इट वर्क्स एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दैट्स मीन इट विल सिक्रेट द मल्टीपल हॉर्मोन्स, कई प्रकार के हार्मोन्स को ये सिक्रेट करती है। जैसे नंबर 1 अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन, ठीक है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। और इस हार्मोन का एक तो थिका इंटरना, याद हो तो आपको, जब अपन फॉलिकुलर स्टेज पढ़ रहे थे oogenesis के समय, तो बाहर की ओर थिका इंटरना बनी थी, तो उस थिका इंटरना के द्वारा भी इसका सिक्रीशन किया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। और दूसरा जो इसका सिक्रीशन है वो कौन कर रही है, प्लेसेंटा। तो एट द टाइम ऑफ oogenesis जो थिका इंटरना बनता है, वो थिका इंटरना जो है उसका काम तो होता है इसको फेमिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। एंडोमेट्रियम जो है उसका प्रोलिफरेशन करना, यूट्रस के अंदर उसका प्रोलिफरेशन करना, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करना, यानी कि oogenesis की प्रक्रिया को या फॉलिकुलर स्टेज को आगे बढ़ाना, उसको मैच्योर करना, ये काम करेगा कौन सा, थिका इंटरना के द्वारा जो सिक्रीट होगा। लेकिन प्लेसेंटा के द्वारा जो एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है उसके फंक्शन आपसे पूछे जाएं, तब आपको क्या लिखना है, प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीटेड जो एस्ट्रोजन हार्मोन है दैट विल, वो क्या करेगा, एफएसएच को इनहिबिट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। पहले वाला थिका इंटरना वाला उसको स्टिमुलेट कर रहा था, ये क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा, इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, पहली चीज। यूट्रस की ग्रोथ यानी कि उसकी एनलार्जमेंट, दूसरा जो फंक्शन होगा इसका, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है, बेबी को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस का रिलैक्स होना जरूरी है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जानते हो, देखिए ये पेक्टोरल ग्रिडल है और नीचे वाली कौन सी ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल। और पेल्विक ग्रिडल के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो प्यूबिस जो है वो यूं कनेक्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है, तो उसको यूं रिलैक्स करेगा, तो जिससे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी का जो एरिया है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे बेबी की बढ़ती हुई साइज उसमें अकोमोडेट हो सके। तो रिलैक्सेशन करेगा ये किसका, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी रिमेंबर, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का रिलैक्सेशन। अब बात आती है कि प्लेसेंटा जो है वो एस्ट्रोजन बनाती कहां से है, किससे बनाती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन, मेल एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनको एस्ट्रोजन के अंदर क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। द प्लेसेंटा विल कन्वर्ट द एंड्रोजन्स इनटू द एस्ट्रोजन विच आर सिक्रेटेड बाय द मेल एम्ब्रियो and the pregnant female, converts androgens secreted by placenta, converts androgens secreted by female, कैसी फीमेल, pregnant and male embryo,
अगर एम्ब्रियो कैसा है, मेल, किसके अंदर, किसको कन्वर्ट कर रही है, एंड्रोजन्स को किसके अंदर, एस्ट्रोजन में। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा जो हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना, प्रोजेस्टेरोन दैट इज ऑल्सो ए स्टेरॉइड हार्मोन। वो भी क्या होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन भी। और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन पहले तो कौन करता है, पहले 3 महीने में तो कार्पस ल्यूटियम करती है और उसके बाद में प्लेसेंटा वो उसका काम ले लेती है, ठीक है ना। तो द प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन। फर्स्ट 3 months में कौन सिक्रेट कर रहा है इसको, कार्पस ल्यूटियम। याद होगा आपको, जो मैच्योर फॉलिकल था ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। अपन ने पहले डिस्कस किया था। तो पहले 3 महीने के अंदर तो ये मोस्टली ये क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है किसको, प्रोजेस्टेरोन को। लेकिन आगे जा करके मेनली कौन करेगा, आफ्टर 3 months, प्रेगनेंसी के 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद में कौन कर रहा है, क्योंकि तब तक कौन डेवलप हो चुकी होगी, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इसको क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। काम क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का, क्या करेगा ये, मेंटेन्स द प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा ये बनाया जाएगा, तभी तो आगे जाकर के क्या होगी, प्रेगनेंसी क्या रहेगी, 9 महीने तक मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो पहले 3 महीने के अंदर इसको कौन बना रहा है, कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद में मेनली कौन बना रहा है, तो पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम, जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, कार्पस ल्यूटियम की है। इज दिस क्लियर? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर पहले 3 महीने में ओवरी को हटा दिया जाए तो प्रेगनेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो योर आंसर विल बी अबॉर्शन होगा। फर्स्ट 3 month में अबॉर्ट हो जाएगा। अब सिंपली आप कहोगे कि क्यों अबॉर्ट हो जाएगा, अरे कार्पस ल्यूटियम है कहां पे, ओवरी में। तो वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो बंद कहां पे रहा, इसका मतलब ओवरी में, और ओवरी से बंद करके आ रहा है वो किसको मेंटेन कर रहा है, प्रेगनेंसी को। तो पहले 3 महीने के अंदर कार्पस ल्यूटियम हट जाएगी अगर आपने ओवरी को हटाया, क्योंकि ओवरी में ही तो है। लेकिन उसके बाद में अगर ओवरी को हटा दिया जाए सर्जिकली, ऑपरेशन के द्वारा किसी समस्या के कारण 3 महीने के बाद में, तो प्रेगनेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन बना रहा है, दैट इज फाउंड बाय द प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा कहां पे है, यूट्रस में डेवलप हुई है ना, किसके बीच में, मैटरनल टिश्यू और फिटस के बीच में। क्लियर है ये? ठीक है। तो फर्स्ट 3 month में अगर रिमूव करते हो तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी ओवरी को, कारण कार्पस ल्यूटियम जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन बना करके, और वो कार्पस ल्यूटियम कहां पे है, ओवरी के अंदर। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी रिमेंबर, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके और क्या क्या फंक्शन है, तो जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है कौन, इट ऑल्सो stimulates the growth of endometrium, stimulate growth of endometrium, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक होती है किसकी, यूट्रस की, ये जो नेक वाला एरिया है, इस नेक वाले एरिया के अंदर ये म्यूसिलेजिनस पल्प बनाता है। प्लग यानी पैकिंग करेगा, चिपचिपा म्यूसिलेजिनस प्लग बना देगा। यहां पे कौन, ये काम भी कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। इन नेक ऑफ यूट्रस व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द प्लग ऑफ, किसका प्लग, म्यूसिलेजिनस, ठीक है ना, श्लेष्मा का प्लग बनाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि अभी फीमेल प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में दोबारा से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आनी चाहिए, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिबिट करता है और मेमेरी ग्लैंड जो है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना
क्या मेमेरी ग्लैंड्स ग्रोथ को प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी साइकिल जो है, जो पर 28 डेज फीमेल में आती है, जिसमें दोबारा ओजेनेसिस होगी, लेकिन दोबारा ओजेनेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओजेनेसिस की प्रोसेस, ओव्यूलेशन, ये अपन ने पढ़ा था, वो प्रोसेस जो है, चूंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो अभी रिपीट नहीं होगी जब तक बर्थ नहीं हो जाती है बच्चे की, ठीक है ना। और उसके बाद में भी जब तक 6 महीने तक उसको क्या किया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है तब तक। तो ये जो फंक्शन है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोकने का काम या इनहिबिट करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज ऑल्सो डन बाय द प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन, ये एफएसएच और एलएच, क्योंकि उनका भी काम क्या है? अरे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था, और एलएच जो था, उनका काम भी क्या था? दैट इज ऑल्सो फॉलिकल मैच्योरेशन जो था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो कन्वर्जन हो रहा था, ये कौन करवा रहे थे? एफएसएच वगैरह करवा रहे थे। तो उनको भी इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट्स एफएसएच, एलएच, एफएसएच और एलएच, इनको भी क्या करता है? इनहिबिट करने का काम करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अगला जो हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट होता है वो है HCG, जिसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंस है वो कहां पे मिलती है अपने को? यूरिन में। और यूरिन में इसकी प्रेजेंस जो है वो क्या शो करती है? पॉजिटिव प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेग्नेंट है फीमेल, अगर यूरिन में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि HCG किसका अल्टरनेटिव है? तो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका ये क्या होगा? अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। एंड इट विल मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड ये हार्मोन, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का काम करता है। यूरिन में इसकी प्रेजेंस होती है। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनका स्टिमुलेशन करता है, स्टिमुलेशन ऑफ एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स का स्टिमुलेशन। इज दिस क्लियर? तो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद में ह्यूमन प्लेसेंटेशन लैक्टोजन, HPL हार्मोन बोलते हैं उसको, ह्यूमन प्लेसेंटेशन या प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, दैट इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मेमेरी ग्लैंड, ठीक है ना। जो मोस्टली मेमेरी ग्लैंड्स के अंदर क्या करवाएगा? मिल्क का सिंथेसिस करवाने का काम करवाता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? फीमेल के अंदर इंसुलिन को रिड्यूस कर, इंसुलिन एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, ध्यान से सुने, जिससे फीमेल के अंदर ग्लूकोज का कंजप्शन कम हो जाएगा। और फीमेल के अंदर खुद के अंदर ग्लूकोज का कंजप्शन कम हो जाएगा तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, बेबी है, उसको ग्लूकोज ज्यादा अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों फंक्शन। कौन सा मैं हार्मोन बता रहा हूं? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? जो भी अपन ने बात की कि पहली चीज तो ये क्या कर रहा है? मिल्क सिंथेसिस स्टिमुलेशन, वेयर मेमेरी ग्लैंड्स, मेमेरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? दूसरा जो इसका फंक्शन जो अभी मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसेस ग्लूकोज कंजप्शन इन मदर बाय रिड्यूसिंग द इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन एक्शन जो है
उसको रिड्यूस करेगा, जिससे मदर में ग्लूकोज कंजप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मोर ग्लूकोज अवेल्स टू एम्ब्रियो, क्योंकि मदर के अंदर ग्लूकोज का कंजप्शन इसने क्या कर दिया, घटा दिया है। तो मदर के अंदर घट गया तो बच्चे को अब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या होगा, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर के रूप में प्लेसेंटा ग्लूकोज को जाने देगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो उसको उपलब्ध हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अगला जो हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है वो है रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो सिंपल है, क्या करेगा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच में, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये यहां पे बन रहा है, इलियम इस्चियम प्यूबिस बताई थी ना आपको, तो उसको रिलैक्स करने का काम करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कनेक्टिव टिश्यू को रिलैक्स करेगा, इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको रिलैक्स, ठीक है ना। इनको अपन ये भी कह सकते हैं, यहां पे इलियोसैक्रल मसल्स होती हैं, उनको भी ये रिलैक्स करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये फैल जाए। तो ये काम होगा किसका, प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड रिलैक्सिन हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं उसको, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। प्लेसेंटा के द्वारा ये अगर बैलेंस मात्रा में बनाया जाता है तो प्रेगनेंसी सही समय पे होगी। यहां पे क्वेश्चन ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। इसका फंक्शन है प्रॉपर टाइम पे प्रेगनेंसी को या डिलीवरी को करवाना, सॉरी, ठीक है ना। प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 280 डेज प्लस माइनस 7 डेज रहेगा। लेकिन अगर CRH की मात्रा ज्यादा हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने, CRH कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, CRH कंसंट्रेशन हाई होगी तो प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, प्री मेच्योर डिलीवरी PMD होगी। इज दिस क्लियर? और अगर CRH की वैल्यू कम हो जाए तब क्या होगा, देन योर आंसर विल बी डिलेड डिलीवरी होगी। यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी होने के पीछे रीजन है ये, ठीक है ना, जिनको अपन ये कहते हैं 7 माह में 8 माह में बच्चा हो रहा है तो CRH का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्लेसेंटा के द्वारा ज्यादा सीक्रेट किया जा रहा है। और अगर डिले हो रहा है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड जो ह्यूमंस में है 280 डेज के लगभग, वो खत्म हो गया है और अभी भी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब CRH लेवल क्या है, लो है। तो फिर वो डॉक्टरी सहायता से मोस्टली बाहर से इसको इंजेक्ट किया जाता है या दिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो अपना होगा क्या, दैट विल बी ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। We are starting the topic organogenesis. Organogenesis क्या है बेटा? सिंपली ऑर्गेनोजेनेसिस को अगर अपन डिफाइन करें तो 3 जर्म लेयर्स से ऑर्गन डेवलप या फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि 3 जर्म लेयर्स जो है उनसे क्या बनने की प्रोसेस, ऑर्गन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा कि अपनी बॉडी के मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाने में 2 या 3 जर्म लेयर ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। बहुत कम ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको केवल सिंगल किसने बनाया हो, लेयर ने बनाया हो, जर्म लेयर ने बनाया हो। तो 2 और मोर देन 2 जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, इन फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स के अंदर। तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि डिफरेंशिएटेड जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए।
बताता हूं इसका अर्थ क्या है अभी मैं आपको। डिफरेंशिएटेड जीन एक्सप्रेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब क्या है बेटा, देखिए जर्म लेयर्स जो है उनके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर सबकी क्या है, सेम है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन बनाने वाली सेल्स के अंदर जीन्स के एक्सप्रेस होने का पैटर्न और बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। और ये जीन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स को बना रहे हैं, ठीक है ना, और अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो बनने वाला फ्यूचर में ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग। इन जीन्स को अपन कहते हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। तो इन सेल्स सिमिलर जेनेटिक makeup but expression behavior क्या है, डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन। जो ऑर्गन डेवलप होने वाला है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बिहेवियर वो शो करती है। इज दिस क्लियर? अब देखिए अपने पास 3 जर्म लेयर हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उन जर्म लेयर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे फैट ऑफ एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है उससे क्या क्या स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। इज दिस क्लियर? ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर फैट ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का भविष्य क्या है, दैट इज द फर्स्ट वन अपन ले रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं मोस्ट ऑफ वो इसी से डेवलप होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में जैसे आई लेंस जो है वो इसी से डेवलप होगा, आई रेटिना इसी से डेवलप होगा, यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है ना। इसके अलावा कान में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है जिसको हियरिंग अपरेटस बोलते हैं वो भी इसी से डेवलप होता है। आपकी जो टंग है उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग, वो भी किससे डेवलप होती है, एक्टोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। स्किन के ऊपर जो सेंसर्स पाए जाते हैं, स्किन सेंसर्स, और जो स्मेल वाली एपिथेलियम है, स्निडेरियन मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं, स्मेलिंग एपिथेलियम, वो भी किससे डेवलप होती है, एक्टोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस जो होती है उसमें एपिडर्मिस वाला पार्ट जो वो इससे डेवलप होता है। स्किन के ऊपर जो डेरिवेटिव पाए जाते हैं, डेरिवेटिव का मतलब बेटा हेयर, ठीक है ना, हॉर्न, हूव्स, नेल्स, feather, these are the structures which will develop from the ectoderm। ये एक्टोडर्म से बनने वाली स्ट्रक्चर है, याद रखना आप इनको, ठीक है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड और मेमेरी ग्लैंड, क्योंकि ये भी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, पढ़ा था अपन ने, ये इससे डेवलप होती है। हाँ, ये बनेंगे एक्टोडर्म से, ठीक है ना, एपिडर्मिस वाले एरिया में, लेकिन स्थित कहाँ होंगी ये, डर्मिस वाले एरिया में। कौन सी, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान में रखना कि इनेमल और टीथ, टीथ का सबसे मजबूत भाग जो होता है, इनेमल ऑफ टीथ, वो भी किसका बना होता है, किससे डेवलप होगा, एक्टोडर्म से, ठीक है। आई के अंदर सीलियरी मसल होती है, लास्ट ईयर जब अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, सीलियरी मसल ऑफ आइरिस, वो भी किससे डेवलप होगी,
दैट विल ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि वो पार्ट हाइंडगट और फोरगट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का अग्र भाग और पश्च भाग जो है वो किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। यू हैव टू बी रिमेंबर, ये ध्यान में रखना आपको। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फोरगट में अपन शामिल करते हैं बेटा माउथ एंड बकल कैविटी, मुख और मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। और दूसरा हाइंडगट जो है उसमें एनल कैनाल और एनस, गुदा और गुदानाल जो है वो किससे डेवलप होते हैं, दोज आल्सो डेवलपिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ग्लैंड से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो वो कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस में हो तो एक तो देखो बेटा पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड्स के अंदर आपको जो ध्यान में रखना है पीनियल ग्लैंड, एक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप इसके अंदर डालें। इसके अलावा फिर एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो मेडुला वाला पार्ट जो है वो इससे डेवलप होता है, यू हैव टू बी रिमेंबर मेडुलरी पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स भाग लेती हैं उनमें स्लेवरी ग्लैंड एक्सेप्शनली ऐसी होती है, वो किससे डेवलप होगी, एक्टोडर्म से। स्लेवरी ग्लैंड दैट इज ऑल्सो डेवलपिंग फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है। और जो ईयर है उसके तीन पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तो इंटरनल ईयर में लैब्रिंथ होते हैं, तो जो लैब्रिंथ हैं वो इसी से डेवलप होंगे। तो इंटरनल ईयर जो है दैट इज ऑल्सो डेवलपिंग फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से बनने वाली जो भविष्य में संरचनाएं हैं, जो इसका फैट है, वो अपन ने डिस्कस किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फैट ऑफ मीजोडर्म। अपन बात करेंगे किसकी, मीजोडर्म का भविष्य क्या है। तो देखिए सिंपली क्वेश्चन, जो नोटोकॉर्ड जो है वो किससे डेवलप होती है, मीजोडर्म से। पहली चीज तो आप यही ध्यान में रखें, मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, मसल्स और डायफ्राम, नोटोकॉर्ड, मसल्स एंड डायफ्राम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। ये किससे डेवलप होंगे, मीजोडर्म से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप हैं मोस्टली वो किससे डेवलप होंगे, मीजोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब बोन्स और मसल्स को जोड़ने के लिए, बोन्स और बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। खुद ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स, ठीक है। तो बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है ना, वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा लिगामेंट्स इसमें आ जाएंगे, टेंडॉन्स इसमें आ जाएंगे, ब्लड, लिम्फ, यू हैव टू बी रिमेंबर। ये सब स्ट्रक्चर्स जो है वो किससे बन रही हैं, मीजोडर्म से बन रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, ये इससे डेवलप हो रहे हैं। यानी कि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मीजोडर्म से डेवलप हो रहा है मोस्टली। इसके अलावा किडनी बेटा, ये ध्यान में रखना, किडनी जो है वो भी किससे डेवलप होती है, मीजोडर्म से, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जो डेंटाइन के ऊपर की लेयर है इनेमल, वो तो किससे बनती है, एक्टोडर्म से, टीथ में। लेकिन डेंटाइन ऑफ टीथ वो इससे डेवलप होगा। इसके अलावा आई के अंदर मेन पार्ट जो है लेंस और रेटिना को छोड़ करके, आइरिस को छोड़ करके, सिलियरी बॉडी को छोड़ करके, वो भी किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म से डेवलप होता है। एडिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट जो था वो तो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। लेकिन अगर आपसे कॉर्टिकल पार्ट के बारे में पूछ ले
तो फिर आपको ध्यान में रखना वो मेसोडर्म से, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स पार्ट दैट इज ऑल्सो डेवलपिंग फ्रॉम मेसोडर्म। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है फैट ऑफ एंडोड्रम। ठीक है ना, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो फैट ऑफ एंडोड्रम जो है उसको अपन ले रहे हैं। सिंपल है, देखिए एक तो एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा एंडोड्रम की बनी होगी। इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स, ठीक है ना, एंजाइम बनाने वाली सेल्स वो उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो इनर लाइनिंग ऑफ एंडोड्रम कर देते हैं अपन यहां पे एंडोडर्म। तो इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्सेप्ट कौन से बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था, स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड को छोड़ करके जितने भी कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो किसकी बनी होंगी, एंडोड्रम की। थायराइड अब इंपॉर्टेंट है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स का नाम सुना होगा आपने, थाइमस, लीवर और पैंक्रियाज। लीवर, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, याद रखें ऐसे ही, पैराथायराइड। इन ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाए तो ये डेवलप हो रही है किससे, एंडोड्रम से। यू हैव टू बी रिमेंबर इंपॉर्टेंट वन, लंग्स, ट्रेकिया किससे डेवलप होते हैं, कौन सी पर्टिकुलर जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, देन योर आंसर विल बी एंडोड्रम से। यूरिनरी ब्लैडर आपका जो है, वेजाइना और यूट्रस की एंडोमेट्रियम, यूरिनरी ब्लैडर फीमेल के अंदर जो वेजाइना है, ठीक है ना, वो किससे डेवलप हो रही है, एंडोड्रम से। ठीक है ना, वेजाइना वाला पार्ट। अगर गोनाड्स के बारे में पूछे ना तो ये ध्यान में रखना, ये मैंने रखा है अलग से, वैसे पहले बताया हुआ भी है। गोनाड्स का मतलब ओवरी, टेस्टिस, ये मेसोड्रम से डेवलप होते हैं। और जो जर्म सेल्स होती है ना इनमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो भी मेसोड्रम से डेवलप होती है। लेकिन वेजाइना वाला जो पार्ट है और एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, वो किससे डेवलप होंगे, दोज विल डेवलप फ्रॉम द क्या बोलेंगे उसको, एंडोड्रम से। अगेन इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम यानी कि इनर लेयर जो है, और जो हार्ट है उसकी इनर लेयर ऑफ हार्ट, एंड दूसरा जो अपन इसमें देखेंगे ब्लड वेसल्स। एक्सेप्शनली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये इनर लेयर जो होती है ब्लड वेसल्स की और हार्ट की, वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ एंडोड्रम, या वो एंडोड्रम से डेवलप होती है। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे ये कह दिया जाए कि कौन से हफ्ते में या कितने दिनों के बाद में हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है, कितने दिनों बाद में नेल्स और हेयर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ मेजर चेंजेस जो हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो कब देखने को मिलते हैं अपने को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया जब चलती रहती है तो मेजर चेंजेस कब कब देखने को मिलते हैं, सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर अपन बात करें तो गेस्टेशन पीरियड यानी कि टोटल प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, तो 280 डेज प्लस माइनस 7 डेज गेस्टेशन पीरियड है। तो इस 280 डेज के अंदर मेजर इवेंट्स कब कब होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, उनके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यू कैन डू दैट, आप कर लेंगे उसको। अभी सिंपली जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान में रखें, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट। तो बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि हार्ट बीट कब सुनाई देती है फर्स्ट टाइम? तो सिंपल है यार, हार्ट बीट 30 to 32 डेज, ठीक है ना। आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना 30 to 32 डेज हो जाए इम्प्लांटेशन के बाद, तो हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में फिंगर्स, जा, हिन्ना, जा, पिन्ना, फिंगर्स, फिट, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो 2 मंथ के अंत तक हो जाता है। 2 मंथ एंड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे आप, 2 मंथ एंड। टोटल ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है 12 सप्ताह में, यानी कि लगभग 4 महीने में कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, 3 महीने में डेवलप हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। 12 वीक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी, क्योंकि वो इसी में आ जाएंगे, लेकिन अलग से पूछ ले तो 12 वीक्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। आईलिड्स, ठीक है ना, और जो पलकें बोरोनिया हैं, इनका बनना, आंखों का खुलना जिसको अपन कहते हैं, वो कब देखने को मिलेगा? और हेयर आना 6 मंथ्स। आईलिड्स की ओपनिंग ये 6 महीने में हो जाती है। इज दिस क्लियर? सर पे बाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सर के ऊपर बाल कब आ जाते हैं, तो वो आप ध्यान में रखना 5वें महीने में आ जाते हैं। और बेबी मूवमेंट भी करना शुरू कर देता है। मूवमेंट मंथ जो है वो कौन सा है? और हेयर ऑन हेड 5th मंथ, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर इसके बाद में अब जो चीज होनी है वो क्या होनी है, ये सब आप जानते हो। पार्चुरेशन यानी कि बेबी की बर्थ। तो पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है? बर्थ कैनाल के थ्रू यूट्रस से बेबी का बाहर आना, यानी कि जो फिटस है उसका किसके थ्रू बेटा? बर्थ कैनाल, ठीक है, के थ्रू कहां से बाहर आना? यूट्रस से क्या होना? एग्जिट होना। क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। व्हाट वी कॉल दिस? पार्चुरेशन। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पार्चुरेशन कैसी प्रक्रिया है? देन योर आंसर विल बी न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है ये, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टिमुलेशन पार्चुरेशन के लिए कौन देता है? तो खुद फिटस देता है। डेवलपिंग जो फिटस है उसके द्वारा दिया जाएगा और प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टिमुलेशन फॉर पार्चुरेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बेटा ये आपको, ठीक है ना। डेवलपिंग फिटस के द्वारा, डेवलपिंग फिटस के द्वारा दिया जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन करेगी, ठीक है। और दूसरा जो दिया जाएगा वो प्लेसेंटा के द्वारा, जिसके द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होंगे फिर, ठीक है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, जो रिलैक्सिन वगैरह जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था, ये अब क्या होंगे? सिक्रेट होंगे। ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस फैलेगा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बर्थ कैनाल ओपन होगी
ठीक है, आपको याद हो तो मैंने एक म्यूसिलेजिनस प्लग बताया था आपको, किसके अंदर, यूट्रस की नेक में, ठीक है ना। तो यूट्रस नेक प्लग म्यूसिलेज का बना हुआ था, वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो बर्थ कैनाल भी क्या हो रही है, घुल रही है, ओपन हो रही है, तो उससे फिर किसका, बेबी का क्या होगा, बर्थ होना शुरू होगी। और उसके लिए क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो होगा वो रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन इन यूट्रस, ठीक है, रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब क्या होगा, बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी की क्या हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी। इज दिस क्लियर, सिंपल ही है, ठीक है। अब देखिए कई बार आता है वर्ड लेबर और लेबर पेन। तो लेबर किसे कहते हैं, देखिए ये जो फिजिकल यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और मैकेनिकल ओपनिंग ऑफ बर्थ कैनाल हो रही है, यूट्रस में कॉन्स्ट्रिक्शन और ओपनिंग ऑफ बर्थ कैनाल, तो इनको अपन बोलते हैं फिजिकल मैकेनिकल एक्शन। ये फिजिकल मैकेनिकल एक्शन जो होते हैं इनको बोलते हैं लेबर, जिसमें क्या हो रहा है, बर्थ कैनाल की ओपनिंग हो रही है, और दूसरा जो मैंने बताया क्या, जो कॉन्स्ट्रिक्शन, रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन इन यूट्रस वॉल हो रहा है, ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह फैल रहे हैं। इज दिस क्लियर, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल मैकेनिकल एक्शन, दैट इज कॉल्ड द लेबर। लेकिन जब ये होता है तो फीमेल विल सफर थ्रू ए पेन, ठीक है ना। तो इस लेबर के कारण होने वाला जो पेन होता है उसको बोल देते हैं लेबर पेन। फिजिकल एंड मैकेनिकल एक्शन इज कॉल्ड द लेबर, और उसके कारण होने वाला पेन क्या कहलाता है, लेबर पेन, जिसमें क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन इन यूट्रस और ओपनिंग ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इज दिस क्लियर, तो उसको अपन बोल देंगे पार्चुरेशन। इज दिस क्लियर। फिर होगा लैक्टेशन, तो अपन लैक्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर क्या बनना, वही लैक्टोजन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर सिंथेसिस होगा मेमरी ग्लैंड से। फिर कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर याद हो तो IgG क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, जो बच्चे को मिलता है, जो उसके अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, तो वो क्या है, लैक्टेशन, जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन आपको और पूछे जा सकते हैं बेटा, और वो एक दो क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जा सकते हैं कि आफ्टर बर्थ किसे कहते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है। तो आफ्टर बर्थ का मतलब कुछ नहीं है, बर्थ कैनाल से बेबी की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है, तो प्लेसेंटा का उस बेबी के बाद बर्थ जो है, प्लेसेंटा की जो बर्थ है उसको अपन क्या कह रहे हैं, आफ्टर बर्थ। सिंपली है कि आफ्टर पार्चुरेशन क्या होगा, प्लेसेंटा विल ऑल्सो कम आउट, ठीक है, यूट्रस से बाहर आ जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ। अब ये टेक्निकल वर्ड है इसलिए कोई क्वेश्चन बन सकता है, आफ्टर पार्चुरेशन exit of placenta from यूट्रस क्या कहलाती है, आफ्टर बर्थ। एक आपसे पूछा जा सकता है बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, यदि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्रस हो, यूट्रस के अलावा किसी अन्य जगह पे हो, यूट्राइन साइट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे सिलोम में हो सकता है, सिलोम याद है ना, अरे ये फिम्बरी वाला पार्ट था, सिलोमिक एग कहते हैं, ये बात हुई थी, ओवरी से निकलता है एग, तो पहले सिलोम में बॉडी कैविटी में दिखाई देता है, तो यहाँ पे डेवलप हो, ठीक है ना, या फिर फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। वैसे तो जोना पेलेसुडा का काम यही होता है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन बाय द वे ऐसा होता है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ट्यूबल फेलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो का, ट्यूबल
प्रेगनेंसी। तो ऐसा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो यूट्रस के अलावा सिलोम या फेलोपियन ट्यूब में हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट वी कॉल दैट? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है कि गेस्टेशन पीरियड और बेबी की जो साइज है उसमें क्या रिलेशन होता है, या बॉडी की जो साइज है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो ये मान करके चलिए कि जिस ऑर्गेनिज्म का जितना ज्यादा गेस्टेशन पीरियड होगा, गेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, उतना ही ज्यादा उस ऑर्गेनिज्म की या बॉडी की क्या होगी? साइज होगी। इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि बॉडी साइज इज प्रोपोर्शनल टू क्या? गेस्टेशन पीरियड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। गेस्टेशन पीरियड के प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे माउस या रैट की अगर अपन बात करें तो उनमें 20 डेज का होगा तो साइज छोटी है। अब आगे चलिए, रैबिट 30 डेज तो साइज बढ़ रही है ऑर्गेनिज्म की। फिर अपन चलते हैं डॉग, कैट्स जो होती है उनके अंदर 55 डेज तक, डॉग्स के अंदर 65 डेज। ठीक है ना, क्या है? गेस्टेशन पीरियड है। बकरी ये जो है गोट, उसके अंदर अगर अपन देखें तो दैट इज 150 डेज तो साइज और बढ़ रही है। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर अपन आए तो गोट से बड़ी है साइज, 280 डेज प्लस माइनस 7 डेज। काऊ के अंदर अगर अपन देखें तो नियर अबाउट 300 डेज। साइज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। हॉर्स की अगर अपन बात करें तो 330 डेज। और फिर एलिफेंट के ऊपर आइए बेटा, 641 डेज, इसलिए उसकी साइज भी क्या बढ़ी है। ये गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि यूट्रस के अंदर डेवलप होने में लगा हुआ टाइम। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन से लेकर के बर्थ तक का पीरियड। ठीक है, तो ये जो बढ़ रहा है तो बॉडी की साइज भी उस ऑर्गेनिज्म की क्या है? बढ़ी हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, क्या कि द साइज ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द गेस्टेशन पीरियड, मतलब मोर गेस्टेशन पीरियड मोर लार्जर द साइज ऑफ बॉडी। ओके, थैंक यू।